वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसमें हमने दो सोवियत सिस्टम, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, शॉक थेरेपी, न्यू एंटाइटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। अरब स्प्रिंग एक छोटा सा टॉपिक रह गया है और उसके बाद इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। अरब स्प्रिंग की बात करें तो छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन जो बनेगा 2 मार्क्स का 1 मार्क का बनेगा। इसको स्टोरी की तरह समझते हैं। अरब स्प्रिंग की शुरुआत एक स्पार्क से हुई और वो स्पार्क था एक पुअर वेजिटेबल वेंडोर जिसका नाम मोहम्मद बूजीजी था, जो ट्यूनीशिया का रहने वाला था। पुलिस वालों ने उसे ह्यूमिलेट किया तो उसने खुद को आग लगा ली और 17 दिसंबर 2010 से ये चिंगारी पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गई। Why? Because people were fed up with hunger, unemployment, corruption and dictatorship. और इस चिंगारी में घी डालने का काम सोशल मीडिया ने किया। यूथ ने ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब के थ्रू अपने डिमॉन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। और इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस डिक्टेरियल रिजाइम को, जो डिक्टेटरशिप था इन सारी कंट्रीज़ में, मीडिया को सप्रेस कर रखा था। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इन सब कंट्रीज़ में तो डिक्टेटरशिप रूल था, मीडिया को बिल्कुल सप्रेस्ड कर रखा था। उसी डिक्टेटरशिप को जनता ने मीडिया के थ्रू ही गिराया। ठीक है, तो कहते हैं ना डेमोक्रेसी का 4th पिलर है मीडिया, तो वही काम किया अरब कंट्रीज़ में मीडिया ने। और जब वो रिवॉल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो सोशल मीडिया का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ट्यूनीशिया से शुरू होकर ये रिवॉल्यूशन इजिप्ट, लीबिया, सीरिया और धीरे धीरे सभी वर्ल्ड जो अरब कंट्रीज़ थी उनमें फैल गया और डेमोक्रेसी की जो डिमांड थी वो बढ़ती चली गई। क्लियर? तो आज हमारा अरब स्प्रिंग टॉपिक है। देखो वही सारी बातें हैं जो अभी हमने स्टोरी के थ्रू करी। इन 21st सेंचुरी विटनेस्ड एमर्जेंस ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स फॉर डेमोक्रेसीज एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन वेस्ट एशियन कंट्रीज। क्या डिमांड करें? क्योंकि लोग फेडअप हो चुके हैं कि से हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, डिक्टेटरशिप ये सब वहाँ पे चल रहा है। मीडिया को सप्रेस कर रखा है, लोगों को कोई जो बेसिक सिविल लिबर्टीज होती है वो नहीं है उनके पास। एंड वन सच इवेंट इज कैरेक्टराइज्ड एज अरब स्प्रिंग दैट बिगैन इन 2009। ठीक है, एक वेजिटेबल वेंडोर के आग लगाने से उसने खुद को आग लगा दी। उसके बाद ये रिवॉल्यूशन ने बहुत तेजी पकड़ ली। लोकेटेड इन ट्यूनीशिया, द अरब स्प्रिंग टुक इट्स रूट वेयर द स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी वॉज स्टार्टेड बाय द पब्लिक विच टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट। धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना because the people considered the existing problem as outcome of autocratic dictatorship। अब जनता को ये समझ में आ गया था कि तानाशाही को हमें ख़त्म करना है, डेमोक्रेसी लानी है, तभी हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। The demand for democracy that started in Tunisia spread throughout the Muslim dominated Arab countries in West Asia। अभी मैंने आपको बताया ट्यूनीशिया से इजिप्ट, लीबिया, सीरिया पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गया। ठीक है, हुस्नी मुबारक वो हैड बिन इन पावर इन इजिप्ट सिंस 1979। उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दिया। ऑल्सो कोलैप्स एज अ रिजल्ट ऑफ द मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, क्योंकि अब तो सभी अरब कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट चलने लग गए। आप लीबिया की बात करें तो वहाँ पे गद्दाफ़ी ने अपने पद को छोड़ा। ट्यूनीशिया की बात करें तो बेन अली ने अपने पद को छोड़ा। इन एडिशन द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग कुड ऑल्सो बी सीन इन यमीन, बहरीन, Libya, Syria were similar protests by the people led to democratic awakening throughout the region। इस पूरे टॉपिक में आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये जो लोगों की प्रॉब्लम है उनके खिलाफ ये रेवोल्यूशन था जो ट्यूनीशिया से शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे अदर अरब कंट्रीज़ में ये स्प्रेड हुआ। और डिमांड क्या थी? डेमोक्रेसी की डिमांड थी कि अब हमें अपनी कंट्री में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाना है। क्लियर? तो आपकी 12th क्लास के लिए इतना इनफ है जितना मैंने बताया है अरब स्प्रिंग के बारे में। अगर आपके जो सिलेबस की बात करें उसमें जो टॉपिक दे रखा है अरब स्प्रिंग का इतना ही टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको कोशिश करी है एज अ स्टोरी बताने की। ठीक है, अगर 2026 की बात करें हम तो आज भी इन कंट्रीज़ में के यूथ में एक निराशा सी है। किसके खिलाफ? अभी भी वहाँ पे करप्शन है, जो साबित करते हैं कि अरब स्प्रिंग अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। कह सकते हैं उसका रूप बदला है। ठीक है,
चलो, अरब स्प्रिंग छोटा सा टॉपिक हो गया। उसके बाद हम करते हैं इंडियाज़ रिलेशंस विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया, ये ऐसा टॉपिक है जब हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे उसमें भी करेंगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसमें भी करेंगे, और इंडियन पॉलिटिक्स में जब हम 1971 की वॉर पढ़ेंगे तो, और आज़ादी के बाद रशिया ने किस तरीके से इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी से, हर तरीके से हमारी हेल्प करी। ठीक है, 1971 की वॉर में कितनी हेल्प करी इंडिया की। तो इंडिया और रशिया के रिलेशन शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं कि हाउ द सोवियत यूनियन हेल्प इंडिया इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस व्हेन इट वाज न्यूली इंडिपेंडेंट। एंड आप भिलाई प्लांट की बात करें, बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, रशिया ने इंडिया की मदद की। आप 1971 की ट्रीटी की बात करें, ये ट्रीटी हम जब इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। व्हाइल द यूएस एंड चाइना साइडेड विद पाकिस्तान, रशिया साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। वैसे तो हम उसमें पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ओके, कुछ ना याद हो ये तो आपको लर्न ही होना चाहिए। 1971 अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, और ये साइन करी विद इंडिया के साथ, एंड विच हेल्प अस इन द बांग्लादेश वॉर। इस ट्रीटी के बाद ही तो, अगर रशिया हमारा साथ नहीं देता क्या हम वो वॉर जीत पाते? नहीं। एंड आफ्टर 1991 भी इंडिया डिड नॉट ब्रेक ऑफ द फ्रेंडशिप। ठीक है, इंडो रशियन फ्रेंडशिप इज टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप एंड इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन एंड वेस्टर्न नेशन बोथ। हमने तो दोनों की तरफ फ्रेंडशिप रखी। एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, प्रेसिडेंट बोरिस येल्ट्सिन हैड गिवन एन एश्योरेंस दैट रशिया वुड कंटिन्यू टू फुलफिल आवर डिफेंस needs, and Russia and India share a vision of a multipolar world order. What they mean by a multipolar world order is the coexistence of several powers in the international system. Collective security की बात करते हैं, in which an attack on any country is regarded as a threat to all countries and requires a collective response की बात करते हैं, collective security की बात करते हैं। ओके, मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन है दोनों देशों का। And next, negotiated settlements of international conflicts and independent foreign policy for all countries and decision making through bodies like the UN that should be strengthened, democratized and empowered. अगर किन्हीं countries के बीच conflicts हैं तो नेगोशिएटेड के थ्रू, सेटलमेंट्स के थ्रू उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट किया जाए। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, डेमोक्रेटाइज करने की बात करते हैं, एम्पावर्ड करने की बात करते हैं। एंड और आपको पता है कि वीटो पावर का यूज़ रशिया ने कितनी ज़्यादा बार किया है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो सेटअप ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया रशिया गेव अस फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वेल एज टेक्निकल। आपको पता है फाइनेंशियल, टेक्निकल, हर तरीके से रशिया इंडिया को हेल्प करता है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया ऑल्सो फ्लरिश्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो 1962 की वॉर देख लो, 65 की वॉर देख लो, रशिया टुक इंडिया साइड। इन 1971 एंड इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, लो अभी जो मैंने ट्रीटी स्टार्टिंग में बताई वो आ गई, वॉज कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। रिलेशन की बात करें, इन 1979 इंडिया एंड रशिया इशूड अ जॉइंट कम्युनिक which stressed the need to make Indian Ocean a zone of peace. And India is the first largest arms market for Russia. The Indian military gets most of its hardware from Russia. Exchange की बात करें, exchange, cultural and educational fields, there have been close cultural relation between India and Russia. In 1981, India and Russia signed an agreement for exchanges in cultural and educational field. Recently, the Russian embassy in India witnessed a vibrant cycle rally commemorating the 78th anniversary of India-Russia diplomatic relation. ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 2025 का पॉइंट है। जब मैं लास्ट ईयर मैंने क्लास अपलोड करी थी तब मैंने ये पॉइंट करंट से ऐड किया था।
आप लोगों के लिए ऐड करना ज़रूरी नहीं है, और अभी मेरे को लग रहा था कि मैं इसे हटा दूं, बट मैंने हटाया नहीं है, तो जस्ट रीड देम। रशिया reiterated its support for India's permanent membership in the United Nations Security Council। वो हमेशा से सपोर्ट करता है, ये पॉइंट तो आप अभी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड बोथ कंट्रीज कोऑर्डिनेट इन ब्रिक्स, SCO एंड G20 टू पुश फॉर अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। उसके बाद ये करंट का पॉइंट है, ये आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 12th क्लास के बच्चे हैं तो आप करंट का पॉइंट नहीं ऐड कर सकते, करंट सिनेरियो के पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। एक हैबिट डेवलप होगी आगे जब आप हायर एजुकेशन करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका आप सीखेंगे। इंडो रशिया रिलेशन इन 2025-26 remain a special and privileged strategic partnership focusing on economic resilience, defense, co-production and energy security despite complex geopolitical pressure. Bilateral trade reached a record $68.7 billion by late 2025, which goals to reach $100 billion by 2030. Okay, एक RELOS, द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसमें हम दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जॉइंट ऑपरेशन करेंगे, दोनों कंट्रीज़ जो भी मिलिट्री के जॉइंट ऑपरेशन करेंगे वो पॉसिबल हो पाएंगे। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, ये अभी लेटेस्ट का है, दिसंबर 2025 का, दिसंबर 2025 का है, जनवरी में ये इम्प्लीमेंट हुआ। द रेसिप्रोकल ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स, ठीक है, ओके। द रेसिप्रोकल ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रेलॉस इन दिसंबर 2025। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लिखना ही है, ओके। जस्ट करंट का था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। हो सकता है 12th के अलावा भी कोई बच्चे ये वीडियो देखें तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो किसी बच्चे को इस चैप्टर में कोई भी कैसा भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू, बाय। और किसी भी तरह की कोई पॉइंट गलत हो या मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।